नमस्कार दोस्तों। आज मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड पूनम जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं लेमन प्लांट पर कोई वीडियो लेमन प्लांट केयर पे कोई वीडियो दे सकती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं लेमन प्लांट पे ही आज अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों लेमन प्लांट की केयर टिप्स। दोस्तों लेमन प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करने के बाद इसे मैच्योर होकर फ्रूट देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेहतर हो या तो आप ग्राफ्टेड या फिर कटिंग तो मुझे नहीं पता है, या फिर आप नर्सरी से इसे प्लांट परचेज कर सकते हैं। और नर्सरी से प्लांट परचेज करते समय आप ये देख लीजिए कि उसमें नर्सरी वाले ये बोल के दे देते हैं कि ये तो 12 पेड़ है जी और इस पे हर समय फ्रूट आएंगे। आप उसमें ये चेक कर लीजिए कि उसमें फ्लावरिंग हो रही है या फ्रूटिंग हो रही है, तो वही देख करके आप ख़रीदें। और मैंने भी ये नर्सरी से ख़रीदा है। इनफैक्ट मुझे ये गिफ्ट मिला है, मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और जिस समय प्लांट मुझे मिला था उस समय इस पर 4 लेमन लगे हुए थे, छोटे छोटे लेमन लगे हुए थे। तो जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ये लेमन हटा दीजिएगा, लेकिन वो लेमन देखने में सुंदर लग रहे थे तो मैंने हटाए नहीं। और नतीजा ये हुआ कि प्लांट की सारी एनर्जी फ्रूट्स ने ले ली। और उस समय मैंने रिपोर्ट भी कर दिया था, तो रिपोर्ट करने की वजह से प्लांट थोड़ा सा शॉक में चला गया और उसकी ग्रोथ रुक गई। हालांकि वो चारों नींबू कुछ टाइम तक रहे पेड़ पर, बाद में वो ख़राब होकर के नीचे गिर गए क्योंकि प्लांट शॉक में चला गया था। तो पहली गलती मैंने ये की थी। तो आप जब भी नर्सरी से लेमन का प्लांट लेके आएँ दोस्तों, तो सबसे पहले उस पर जो पहले से लगे हुए लेमन या फ्लावर हैं उन्हें हटा दें, क्योंकि डेफिनेटली आप उसे नर्सरी के ग्रो बैग में या नर्सरी पॉट में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि नींबू का प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे आपको बड़े पॉट में शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि उस पर जो भी पहले से लेमन या फ्लावर जो भी लगा हुआ है डिस्प्ले के लिए जो नर्सरी वाले रखते हैं उसे आप हटा दीजिए। तो और हाँ दोस्तों, एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जब आप नर्सरी पॉट से या नर्सरी के ग्रो बैग से प्लांट को अलग करके रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि जो प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया है, ग्राफ्टेड एरिया हमेशा मिट्टी से ऊपर रहे। ये ध्यान रखिए कि अगर ये ग्राफ्टेड एरिया मिट्टी के अंदर दब गया, कई बार बिगनर जो होते हैं, मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में प्लांट्स को रिपोर्ट करती थी तो मैं सोचती थी कि मैं जितना उसे नीचे दबा सकूं उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। खाली रूट को अंदर रहना होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये ग्राफ्टेड एरिया मिट्टी से ऊपर रहे, जमीन में मिट्टी के अंदर ना रहे। अगर आपने ये ग्राफ्टेड एरिया जमीन के अंदर गाड़ दिया, यानी मिट्टी में ये दब गया, तो जो ये दोनों जो ब्रांचेज हैं ये अलग अलग सेपरेट प्लांट की तरह काम करने लगेंगी और 5-6 महीने में ये अपनी जड़ें पकड़ लेगा पॉट में। और 5-6 महीने के बाद जो 12 वाला पेड़ होता है, बेसिकली 12 वाला पेड़ क्या होता है कि एक लेमन पे आते हैं फरवरी के आसपास फ्लावरिंग, और एक में आते हैं ये बरसात के आसपास, जुलाई के आसपास फ्लावरिंग। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं कि जो किसी भी एक सीजन वाले प्लांट में दूसरे सीजन वाले की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो उसमें बेसिकली 2 ब्रांचेज होती हैं जिसमें कि अलग अलग टाइम पे फ्लावर आते हैं। तो इसमें भी मेरे प्लांट में भी यही है, आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे ये 2 ब्रांचेज हैं और एक ग्राफ्टिंग वाली ब्रांचेज हैं। तो इसमें से जो ये वाली ब्रांचेज है इस पे फरवरी के टाइम पे फ्लावरिंग आती है, जबकि जो ये वाली ब्रांचेज है इसमें ये जून जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग आती है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं, इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो आप ग्राफ्टेड प्लांट को ही नर्सरी से परचेज करें।
और परचेज़ करने के बाद आप उसे हैवी फीडर है ये, तो आप इसको 50% सॉयल और 50% कावडंग कंपोस्ट, जो पुराना कावडंग कंपोस्ट होता है, उसमें मिला करके और इसमें लगा दीजिए। थोड़ा बड़ा पॉट इस्तेमाल कीजिए। मैंने तो ये टंकी को आधा काट लिया है। ये मेरे ख्याल से 100 लीटर वाली या 50 तो नहीं, 100 लीटर वाली टंकी रही होगी, तो इसको मैंने आधा काट दिया है। तो ये 50 लीटर के करीब बन गई है और मैंने इसमें लगा रखा है। और आप ये प्लांट की हाइट देख सकते हैं, ये करीब 3 फीट है और मैंने लास्ट टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी की है। तो उसके बाद जब मैंने इसे पहली बार रिपोर्ट किया था, तो उसके बाद इस पर क्योंकि मैंने फ्रूट नहीं हटाए थे तो प्लांट शॉक में चला गया था। तो कम से कम 6 महीने के बाद इसमें नई ग्रोथ दिखनी शुरू हुई। जब नई बरसात आई तो तब इसमें ग्रोथ दिखनी शुरू हुई और इसमें नए नए पत्ते निकल के आए। लेकिन इसमें जुलाई में जब जून जुलाई में बरसात के आसपास फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, तो पहले साल इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस बार किसी वजह से नहीं आई हो, क्योंकि प्लांट पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद मैंने वेट किया कि नेक्स्ट टाइम इसे फ्लावरिंग होगी। तो तब मुझे ये पता नहीं था कि फेब में भी फ्लावर आते हैं। तो फेब में मैंने इंतज़ार नहीं किया, मैंने उसी टाइम पे इंतज़ार किया जिस टाइम पे मैंने पहले देखा था इसमें। तो नेक्स्ट टाइम भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लांट था, नर्सरी ग्रो बैग में लगा हुआ प्लांट। और जब मैंने रिपोर्ट किया था और नेक्स्ट ईयर तक ये करीब 3 फीट का बहुत ही बुशी प्लांट बन गया था। ये इस तरीके से घना हो गया था। ये मैंने इस समय हार्ड प्रूनिंग कर रखी है, तो इधर आपको थोड़ा सा खाली दिख रहा है, लेकिन ये पूरा प्लांट भर गया था। तो मुझे लगा कि अब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इसमें अगली बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई। तो फिर मैंने एक मेरे नोन हैं, उनसे इसके बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने मेरे को इसमें खाद ऐड करने की सलाह दी। तो खाद मैंने कावडंग कंपोस्ट तो डाला था। तो फिर मैंने एक शॉपकीपर हैं जो प्लांट से रिलेटेड खाद और इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड सेल करते हैं। तो मैंने उनसे सलाह ली। तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि मुझे इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करना है। तो उन्होंने मुझे इसमें बोन मील ऐड करने की सलाह दी। तो बेसिकली बोन मील दोस्तों जो कमर्शियल बनता है, वो तो मरे हुए जानवरों की बोन इकट्ठा करके और वो एक जगह जाती हैं फैक्ट्री में और वहाँ उनको क्रश करके उसका चूरा बना दिया जाता है। तो बोन मील वही है। तो मुझे ये समझ आया कि ये केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो मैंने परचेज किया और मैं 1 किलो बोन मील लाई थी। और मैंने सीजन के टाइम पे फेब से पहले मैंने दिसंबर या जनवरी में मैंने प्लांट की जड़ों के चारों तरफ, जड़ से दूर हटके चारों तरफ गहरा खोद करके और बोन मील डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दिया था। तो अब पानी के साथ बोन मील धीरे धीरे जड़ों में जा रहा होगा। तो फरवरी में इसमें फ्लावरिंग हुई और ज़बरदस्त फ्लावरिंग होके और ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई। और मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से इसमें फ्रूटिंग हुई थी। जैसे ये है, एक ही ब्रांच पे एक साथ 4 फ्रूट निकल के आए हैं। इसी तरीके से उस समय एक ही ब्रांच से 6 और 8 फ्रूट निकल के आए थे। और ये पिछले साल की बात है। तो पिछले साल इसमें बहुत ज़्यादा लेमन लगे हैं। तो इस बार फिर मैं बोन मील ऐड करना भूल गई टाइम से और इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई। तो तब मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें बोन मील ऐड करना मैं भूल गई हूँ। तो इस बार मैं फिर दोबारा लेके आई थी और मैंने वही आधा किलो बोन मील डाला था। तो इसमें जब मुझे ध्यान आया था उस समय एक्चुअली इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन फ्लावर झड़ गए थे। तो तब मुझे याद आया कि मैं इसमें बोन मील ऐड करना भूल गई हूँ और तब मैंने इसमें बोन मील ऐड की। और उसके बाद इसमें तीन स्टेप पे फ्लावरिंग हुई। जो पहली बार फ्लावरिंग हुई उनके नींबू अब ये कुछ दिनों बाद पक करके रेडी होने को तैयार है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में नींबू बने, सेकंड स्टेज में जो फ्लावरिंग हुई उससे जो नींबू बने हैं वो अभी इस स्टेज में है। ये थोड़ा देर में पकेगी। एक ये है
ये थोड़ा देर में पकने वाले हैं। और उसके बाद एक और स्टेज में जब फ्लावरिंग हुई तो ये वाले नींबू रेडी हुए हैं और इससे भी छोटे मुझे दिख रहे हैं, यानी चौथी बार भी इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो इससे भी छोटी स्टेज वाले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अभी बनने की स्टेज में है, तो ये बाद में फ्लावरिंग हुई है। तो बोन मील ऐड करने के बाद इसमें 3-4 बार फ्लावरिंग हुई है और अलग अलग स्टेज में इससे फ्रूटिंग बनी है। और दोस्तों, हैवी फ्रूटिंग के बाद एक बार और इसमें फ्लावरिंग आई थी और उस समय का मैं वाकया आपको वो भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। हैवी फ्रूटिंग के बाद जब नेक्स्ट सीजन में इसमें फ्लावर आए थे तो एक्चुअली उससे पहले इसमें काफ़ी नमी रहती थी, तो काफ़ी दिन तक फ्लावर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा था कि शायद ये फिर से बोन मील मांग रहा है और इस वजह से इस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी सडनली क्या हुआ कि कुछ दिन मैं इसे पानी देना भूल गई और इसमें जो ये हर समय जो बहुत ज़्यादा इसमें वेट रहता था तो इसमें नमी कम हो गई, हल्की भुरभुरी हो गई थी मिट्टी। तो उस समय इसमें फ्लावरिंग आने लगी। तो मुझे लगा कि इसमें शायद ज़्यादा पानी की वजह से फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी और जैसे ही पानी मिट्टी में कम हुआ तो इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसको पानी देना रोक दिया। मैंने सोचा अब मैं सिर्फ उतना ही पानी दूंगी जिससे कि सॉयल वेट हो जाए और वो मैं 5 दिन 6 दिन के अंतराल में दूंगी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और इसी बीच क्या हुआ कि एक आध दिन मैंने किसी दिन मिस कर दिया और सॉयल पूरी ड्राई हो गई और ड्राई होते ही इसके फ्लावर रात में ही झड़ गए। सारे फ्लावर नीचे आ गए थे, वाइट हो गया था नीचे पूरा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मैंने ये नोटिस किया कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है और अगर इसमें पानी कम हो जाए, पानी की कमी हो जाए तब भी फ्लावरिंग झड़ जाती है। तो ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों फ्लावरिंग के लिए नुकसानदेह है। जिस समय फ्लावरिंग हो रही है उस समय आपको इसको बैलेंस करके रखना है। और फूल इसके उसी टाइम पे आते हैं कि जिस समय बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन ड्राई मौसम रहता है और उस समय वाटरिंग आपके हाथ में होती है। तो आपको इसका वाटरिंग बहुत मैनेज करना है फ्लावरिंग के टाइम पे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि लेमन प्लांट हैवी फीडर है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं, मतलब जिनसे हम एडिबल फ्रूट ले रहे हैं या सब्जियां हैं, तो उन सबको वो सब हैवी फीडर होते हैं। उन सबको अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, सिर्फ काव डंग से काम नहीं चलता है। तो ये तो थी मेरी इसकी कि मैंने इसमें क्या सॉइल मिक्सचर यूज़ किया और क्या मैंने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया। और इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगी इसकी प्रूनिंग की, तो ये जब आप बोन मील ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं और प्लांट अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ता है और प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको इसे गमले में ही रखना है तो आपको टाइम टू टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करनी होगी। और आप ये मत सोचिए कि आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी तो फ्लावरिंग कहाँ से होगी और फ्रूटिंग कहाँ से होगी। इसमें नई ब्रांचेज अपने आप निकलती रहती हैं, जैसे इसमें भी ये निकल रही है, नई ब्रांच है, नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनके स्टेम से होती रहती है। तो आपको टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करके इसको सेप भी देते रहना होगा। एक चीज़ और, जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो फलों का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। लास्ट टाइम इसमें जब फ्रूटिंग हुई थी तो इसके फलों का बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। और जो ये यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं, ये वाली ब्रांचेज आप देख सकते हैं पूरी झुक गई है। तो उस समय चूँकि गमले में जड़ें, ज़मीन में तो जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, तो प्लांट की ग्रिप अच्छी बनी रहती है सॉइल में, लेकिन इसमें गमले में ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती है। तो उस समय जब फ्रूट्स के कारण प्लांट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्लांट झुक करके उखड़ने लगता है। तो उस समय आपको इसको चारों तरफ से सहारा देने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आपको ट्रिमिंग, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर गमले में गमले में अगर प्लांट को रखना है तो आपको इसको ट्रिमिंग करके थोड़ा सा सही शेप में रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूटिंग के टाइम पे फिर आपको दिक्कत आने वाली है, प्लांट उखड़ जाएगा और आपके
आपका प्लांट भी और आपके प्लांट के फ्रूट्स भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो उस समय ना तो बहुत ज़्यादा पकी हुई स्टेज में होते हैं कि उनको तोड़ लिया जाए, यूज कर लिया जाए, और उनका वेट भी उस समय काफ़ी हो जाता है। तो आपको प्लांट को टाइम टू टाइम प्रून करके सही शेप में भी रखना है, और टाइम टू टाइम उसको प्रॉपर खाद भी देनी है। तो मैंने तो इसमें सिर्फ बोन मील ऐड किया है, और गर्मियों में कभी कभी मैं इसको मस्टर्ड हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती थी, वो मैं सारे प्लांट्स को देती थी, तो इसको भी देती थी, क्योंकि मैं प्लांट्स में कोशिश करती हूँ कि केमिकल्स ऐड ना करूँ। तो इसलिए मैं सभी को मस्टर्ड हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती थी, या फिर मैं ऐड करती थी इनमें अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वो भी मैंने इसको कई बार दिया है, और उससे मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें देखी है। तो बोन मील, अगर आपके लेमन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको हैवी फीडर बोन मील ही देना पड़ेगा। और प्लांट को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए आप टाइम टू टाइम हर मंथ अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। आजकल बरसात के टाइम पे मैं इसमें नहीं यूज कर रही हूँ अनियन पील या मस्टर्ड हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि उससे इसमें फंगस होने की संभावना होती है। हाँ, एक चीज़ और मैंने सॉइल मिक्सचर में जो ऐड कर रखा है वो है नीम खली। नीम खली दोस्तों ज़रूरी है कि जड़ों में फंगस ना लगे, जड़ें ख़राब ना हो। लेमन प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जड़ें ही हैं, क्योंकि जड़ें स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसके पत्तों पे तो बहुत ज़्यादा इसकी एक अलग फ्रेगनेंस होती है, तो इसमें मैंने बग वगैरह लगते हुए तो नहीं देखा है पत्ते में। हाँ, पत्ती में जिस समय तितलियाँ रिप्रोडक्शन करती हैं, तो उस समय तितलियों के प्यूपा लार्वा मैंने ज़रूर इस पे देखे हैं, जो कि इसकी पत्तियां खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको खाने देना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां इतनी बाद में इतनी घनी हो जाती हैं कि आपको फिर ये हटानी ही पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और पत्तियां कई बार पीली होकर नीचे भी गिरती रहती हैं, तो उससे अच्छा है कि हमारी 2-4 पत्तियां ये जो नेचुरल पॉलिनेटर तितलियां हैं, ये इनके लार्वा खा लें, और कुछ दिनों बाद ही वो ग्रो होके फिर तितली बन के उड़ जाते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। तो पत्तियों पे उनका लगना नॉर्मल है, तो उन्हें हटाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो हमारे कुदरत को बैलेंस करने के लिए ही होते हैं, लेकिन हमें जड़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सॉयल मिक्सचर में नीम खली ज़रूर ऐड करनी है, ताकि जड़ों पे फंगस ना लगे। तो ये थी दोस्तों मेरी लेमन प्लांट की केयरिंग टिप्स, जिसकी वजह से मैंने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग पाई है, और इस बार भी टाइम निकलने के बावजूद मैं सक्सेसफुल रही अपने लेमन प्लांट में फिर से फ्लावरिंग कराने में, और फिर से इससे लेमन पाने में। तो अभी रेडी होने में हालांकि थोड़ा टाइम है, लेकिन इसमें लेमन लगे हैं, और बहुत जल्दी मैं इसमें से लेमन हार्वेस्टिंग कर पाऊँगी। तो और पूनम जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी हिबिस्कस की वीडियो बहुत ध्यान से मुझे लेमन प्लांट पर भी वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद और विशेष आभार आपका पूनम जी। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से देखने के लिए। और होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अंत तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग।